नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भुगतान संतुलन के खातों के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। मूलतः दो तत्व होते हैं इसके, एक तो चालू खाता और एक पूंजी खाता। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें भी आज के जो वीडियो हम चालू खाते के बारे में ही अध्ययन करेंगे। इसका डीपली अध्ययन करेंगे कि भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन कौन से मात्रें आती हैं और चालू खाता क्या होता है। नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम पूंजी खातों को लेंगे और पूंजी खाते का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चालू खाते के बारे में देखते हैं हम लोग। चालू खाते का आशय भुगतान संतुलन खाते का वह भाग है जो एक निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात तथा एक पक्षीय हस्तांतरण की मदों को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि चालू खाता एक वर्ष में किए गए आयात और निर्यात तथा एक पक्षीय हस्तांतरण के सभी सौदों का विवरण है। चालू खाते के अवयव कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। नंबर 1 है दृश्य व्यापार। इसके अंतर्गत वे सभी दृश्य भौतिक वस्तुएं जिनका आयात तथा निर्यात व्यापारिक होता है। सभी दृश्य निर्यात वस्तुओं को धनात्मक प्रविष्टि में दिखाया जाता है और भौतिक वस्तुओं के निर्यात के बदले देश को विदेशी करेंसी में भुगतान मिलता है और जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। सही बात है। निश्चित तौर पे निर्यात करने से हमारे देश को इनकम मिलती है। इनको हम चालू खाते के पॉजिटिव प्लस या धनात्मक प्रविष्टि के अंतर्गत दिखाते हैं। सभी दृश्य भौतिक वस्तुएं जिनका आयात होता है उन्हें ऋणात्मक या नेगेटिव या माइनस प्रविष्टि के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं के आयात के बदले देश को विदेशी करेंसी में भुगतान करना पड़ता है जो राष्ट्रीय आय में कमी के रूप में होता है और इसी वजह से हम इन्हें ऋणात्मक या नेगेटिव के रूप में प्रविष्टि के रूप में दिखाते हैं। तो ये जो खाता होता है एक में प्लस और एक में माइनस, उसके आधार पर हम इसका बैलेंसिंग देखते हैं कि संतुलन है या नहीं है। आयात और निर्यात के दृश्य मदों का संतुलन बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स या व्यापारिक व्यापार संतुलन यह सामान्यतः व्यापार संतुलन कहा जाता है। आयात और निर्यात का यह जो संतुलन दृश्य और अदृश्य दृश्य मदों का ये कहलाता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड व्यापार संतुलन। वापिस दोहराते हैं, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर पाया जाता है। भुगतान संतुलन में तो दृश्य अदृश्य चालू पूंजी खाता सभी का बैलेंस देखते हैं, जबकि चालू खाते के अंतर्गत सिर्फ आयात और निर्यात का अंतर ही देखा जाता है। व्यापारिक आयात और निर्यात में मुख्यतः प्राथमिक वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ तथा ईंधन विनिर्माण वस्तुओं में मैन्युफैक्चर्ड कोर्स में शामिल की जाती है। इसलिए पूर्व में वाणिज्यवादी व्यापार अतिरिक्त ट्रेड सरप्लस अर्थात व्यापार की तुलना में निर्यात पर अधिक जोर देते थे, जिसे वे अनुकूल व्यापार संतुलन फेवरेबल ट्रेड बैलेंस कहते थे। वे सदैव प्रतिकूल व्यापार संतुलन अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस अर्थात आयात अधिक और निर्यात कम से उत्पन्न व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट को नापसंद करते थे। यह विचार आज भी देखने को मिलता है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे देश से निर्यात ज़्यादा और आयात कम हो और जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम से कम हो, या फिर अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस नहीं हो, या फिर हमारे फेवरेबल ट्रेड बैलेंस हो, हमारे पक्ष में व्यापार हो। क्योंकि आज अनेक राष्ट्र आज भी व्यापार अतिरिक्त ट्रेड सरप्लस निर्यात आधिक्य जिसको बोलते हैं आयात कम प्राप्त करना अधिक श्रेष्ठ कर मानते हैं। परंतु अर्थशास्त्र यह भी बताता है कि व्यापार घाटा कभी कभी आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। यह है इम्पोर्टेंट। व्यापार घाटा कभी कभी आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उन राष्ट्रों के लिए जब यह घाटा पूंजीगत वस्तुओं तथा अन्य विनियोग मदों से अधिक आयात के कारण उत्पन्न होता है, तो उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि के काम आते हैं। दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। यदि इन दृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात की तुलना अधिक है तो व्यापार संतुलन घाटा डेफिसिट कहलाता है।
और यदि इन दृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात तुलना में अधिक है तो व्यापार संतुलन घाटा, जबकि इसके विपरीत यदि दृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात की तुलना में कम है तो व्यापार संतुलन अतिरिक्त या सरप्लस कहलाता है। तो आयात निर्यात का अंतर ही व्यापार घाटा कहलाता है। यह है इसकी मेन चीज़ें। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि देश में घाटा हो तो देश को नुकसान होगा। जो भी हमने इससे पहले भी बताया था भी आपको थोड़ी देर पहले कि यदि हम पूंजीगत वस्तुओं को ज़्यादा मंगाते हैं, गुड्स कैपिटल्स को या उनको ज़्यादा मंगाते हैं, तो उसके बाद में दीर्घकालीन परिणाम ये होगा कि हमारे देश का उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और देश विकास की ओर अग्रसर होगा। अब दूसरा लेते हैं अदृश्य मदें। ये ऐसी मदें हैं जो भौतिक रूप में स्वरूप में नहीं होती और जो देखी नहीं जा सकती, यानी अदृश्य होती हैं। इन अदृश्य मदों में 3 प्रमुख हैं। नंबर 1 सेवाएं, नंबर 2 एक पक्षीय हस्तांतरण, नंबर 3 विनियोग आधारित आय। सेवाओं में जहाजरानी, शिपिंग, वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज, विदेशी भ्रमण, फॉरेन ट्रेवलर सम्मिलित होते हैं। विनियोग आय में विदेशों में किए गए शुद्ध विनियोग, नेट इन्वेस्टमेंट, विदेशी परिसंपत्तियों से आय में से विदेशों में उस विनियोग परिसंपत्तियों पर किए गए भुगतान को घटाकर जो निकल के आता है वो कहलाता है नेट इन्वेस्टमेंट, शुद्ध विनियोग। अमेरिका और भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में इन सेवाओं का भुगतान संतुलन में योगदान तेजी से बढ़ रहा है। एक एग्जाम्पल दिया है, कौन सी? अदृश्य मदें। अदृश्य मदें में आती हैं सेवाएं, एक पक्षीय हस्तांतरण, विनियोग। सेवाओं के आयात और निर्यात में सामान्यतः गैर साधन सेवाएं, नॉन फैक्टर सर्विस जैसे जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, ब्याज, लाभांश, पर्यटन। वापिस दोहराता हूँ, नॉन फैक्टर सर्विसेज में जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, ब्याज, लाभांश, पर्यटन आदि शामिल होते हैं, जिन्हें देश के नागरिक शेष विश्व से खरीदे एवं बेचते हैं। सेवाओं के निर्यात के धनात्मक प्लस पॉजिटिव प्रविष्टि के रूप में अंकित किया जाता है, क्योंकि उनके बेचने निर्यात के से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, अतः ये राष्ट्रीय आय में जुड़ती हैं। इसके विपरीत आयात सेवाओं की देनदारी ऋणात्मक माइनस या नेगेटिव प्रविष्टि में दिखाई देती है, क्योंकि इनके आयात करने के लिए देश में उपलब्ध विदेशी करेंसी का भुगतान करना पड़ता है, अतः ये राष्ट्रीय आय से बाहर दिखाई जाती है। सेवाएं अदृश्य के व्यापार आयात निर्यात का जो संतुलन है उसे अदृश्य व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स ट्रेड कहा जाता है। एक पक्षीय हस्तांतरण, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में वे मदें आती हैं जिनके बदले प्रतिकाल में पुनः कुछ लेना देना नहीं आता, इन बदले में हमें इसके कुछ नहीं मिलता, उन्हें अनरिक्वायर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट कहते हैं, अर्थात जिनके बदले से कोई अन्य सेवा नहीं देनी पड़ती, इसलिए एक तरफा वन वे ऑफ वन साइड सेवाएं कहलाती हैं। इनमें हम उपहार, धन प्रेषण, क्षतिपूर्ण भुगतान, सहायता, विदेशों से प्राप्ति या उन्हें भुगतान आदि को सम्मिलित करते हैं। वन वे साइड सर्विसेज क्या कहलाती हैं? नंबर 1 धन प्रेषण, क्षतिपूर्ति भुगतान, सहायता, विदेशों से प्राप्ति या उन्हें भुगतान आदि को सम्मिलित करते हैं। इनके अंतर्गत जो प्राप्तियां उन्हें धनात्मक प्लस तथा जो विदेशी संस्थाओं में व्यक्तियों को भेजी जाती है उन्हें ऋणात्मक प्रविष्टि के रूप में अंकित करते हैं। आय में जो मदें शामिल होती हैं उनमें हम विदेशी विनियोग तथा कर्मचारियों का वेतन आदि लेते हैं। विनियोग आय में ब्याज, लाभ, लाभांश आदि अनेक कर्मचारियों के क्षतिपूरण में मजदूरी तथा वेतन सम्मिलित होते हैं। इन सेवाओं से आय की प्राप्ति क्रेडिट में रखी जाती है, जबकि सेवाओं को देनदारियां डेबिट में ली जाती है। चालू खाता संतुलन, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या है? देखते हैं। दृश्य व्यापार चालू खाता संतुलन। चालू खाते में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यातों से प्राप्त विदेशी करेंसी सहाती एक पक्षीय हस्तांतरणों को प्राप्तियां क्रेडिट्स के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि ये विदेशों से प्राप्तियां हैं। दूसरी ओर वस्तुओं, सेवाओं तथा एक पक्षीय हस्तांतरण जो विदेशियों को चुकाए जाते हैं उन्हें देनदारियां डेबिट्स के रूप में दिखाते हैं। प्राप्तियां क्रेडिट्स तथा देनदारियां डेबिट्स के शुद्ध मूल्य को चालू खाता संतुलन कहा जाता है। जब क्रेडिट्स
का मूल्य डेबिट्स के मूल्य से अधिक हो तो चालू खाता अतिरिक्त सरप्लस इन करंट अकाउंट होता है। दूसरी ओर यदि डेबिट्स का मूल्य क्रेडिट से अधिक होता है तो चालू खाता घाटा डेफिसिट इन करंट अकाउंट कहते हैं। चालू खाते में अतिरिक्त या घाटा का समायोजन पूंजीगत खाते में से किया जाता है। अर्थात चालू खाता संतुलन में क्या क्या जोड़ा जाता है? दृश्य व्यापार साम्य प्लस अदृश्य व्यापार साम्य प्लस एक पक्षीय हस्तांतरण। करंट अकाउंट बैलेंस में बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड और बैलेंस और अनलिटरल ट्रांसफर इनको जोड़ा जाता है। ये कहलाता है चालू खाता का संतुलन। यदि इसमें क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो निश्चित तौर पे ये अतिरिक्त सरप्लस का है। यदि इसमें डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट कम है तो ये कहलाता है आपका डेफिसिट ऑफ ट्रेड बैलेंस करंट अकाउंट। चालू खाते में घाटा और चालू खाते में सरप्लस या बचत कहलाती है। धन्यवाद, नमस्कार।